अभी रिसेंटली मैं अपना पासिंग सर्टिफिकेट लेने गई थी एफएमजी का। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर प्रगति गुप्ता। अभी रिसेंटली मेरे ने प्रगति गुप्ता के आगे डीआर लगा है। मैं एफएमजी पास आउट हूँ और मैंने एमबीबीएस बाहर से किया, इसलिए एफएमजी एग्ज़ाम दिया और रिसेंटली 26 जुलाई 2025 वाले एग्ज़ाम से पास आउट हूँ। तो एनबी का अभी मैं लास्ट वीक ही अपना पासिंग सर्टिफिकेट लेके आई। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया। लोग कितना बोलते हैं ये पासिंग सर्टिफिकेट लाने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए है, और ऐसा होता है वहाँ पे क्वेश्चंस पूछते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मैं खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ, बहुत ईजी है। इतना कोई हाइप जितना बना के रखा है कि अरे पासिंग सर्टिफिकेट लेने जाना है तो वहाँ पे ऐसा होता है वैसा होता है। काफ़ी सबने सुना ही होगा, टेलीग्राम पे ग्रुप्स बने उसमें बोला जाता है, इंस्टाग्राम पे ये काफ़ी बोलते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, बच्चों को देते नहीं है, कैंसिल कर देते हैं, वीडियो चेक करते हैं। तो इतना हाइप वाला तो मुझे कुछ भी नहीं लगा। मुझे इतना इजी प्रोसेस लगा, मतलब इतना इजी कोई गवर्नमेंट प्रोसेस मुझे पहली बार इजी लगा है, जिसमें ज़्यादा कोई ये हैक्टिक और बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले या बहुत लॉन्ग लेंदी प्रोसेस नहीं है। हम सिंपली हम गए, और जो फीलिंग थी वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले मैं ये बताऊंगी कि हमने कैसे पासिंग सर्टिफिकेट का प्रोसेस जो है वो कितना इजी था। मैं ना वो अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरा कितना इजी रहा प्रोसेस। उसके बाद जब लेने जाते हैं तो 1 साल बाद या 6 महीने बाद या अपनी यूनिवर्सिटी के लोगों से मिलते हैं तो कैसा लगता है वो भी मैं बताऊँगी, लेकिन पहले इसके बाद, ठीक है। तो उसके लिए आपको लास्ट तक मेरा वीडियो सुनना पड़ेगा। इंगेजिंग। तो एक्चुअली हमें टाइम दिया गया, तो हमको टाइम दिया गया था। हमारी एंट्री स्लिप आती है, तो एंट्री स्लिप में आपको कौन से दिन जाना है और कौन सा स्टेशन रहेगा आपका, वो उसमें ऑलरेडी मेंशन रहता है। तो हम जब जाते हैं तो फिर उसी डे पे जाते हैं। तो अच्छा क्या होता है, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी थी कज़ान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो मेरी जो यूनिवर्सिटी थी वो एनबीई वाले सेम डे ही उन यूनिवर्सिटी वालों को बुलाते हैं। तो आपको अपने वो पुराने पिछड़े दोस्त या दुश्मन मिल जाते हैं, तो ऐसा रहता है। तो हमें टाइम अलॉटेड था और सेक्टर 10 में है ये ऑफिस, 9 और 10 के एक्चुअली बीच में है। तो गूगल पे देखोगे तो सेक्टर 9 आएगा, हमें एड्रेस जो होता है वो सेक्टर 10 लिख कर आता है। हमारे जो एंट्री स्लिप में होता है वो सेक्टर 10 लिख कर आता है। तो सेक्टर 9 और 10 के बीच में होता है। तो अगर वहाँ पे आप ऐसे सर्च करोगे तो आपको 9 आता है, लेकिन हमें जो हमारी एंट्री स्लिप में जो एड्रेस था वो 10 था। तो ऐसे होता है। फिर हम वहाँ पहुँचते हैं। सब लोगों का टाइमिंग भी अलग होता है। जैसे सेम यूनिवर्सिटी में तो किसी का 3 बजे होगा, किसी का 3:30 बजे होगा, किसी का 4 बजे, 4:30, ये स्लॉट्स होते हैं, ठीक है। तो लेकिन हाँ, वहाँ पे वेटिंग एरिया होता है। तो जब आप वहाँ पर जाते हो तो वेटिंग एरिया में सब लोग वहाँ पर सेम मिल जाते हैं, अपने फ्रेंड्स वगैरह, अपनी यूनिवर्सिटी के सारे सबको ही आप जानते होते हो मोस्टली को। तो फिर हम गए वहाँ पे जाने के बाद अब मेरे साथ क्या हुआ, मेरी एक फ्रेंड रहती है, जूनियर है, तो मेरी काफ़ी क्लोज़ है। तो एग्ज़ाम ये अपना पासिंग सर्टिफिकेट लेने से पहले मैंने सोचा चलो मैं उससे मिल लेती हूँ, क्योंकि मेरा स्लॉट का टाइमिंग था 4:30 बजे और मैं मॉर्निंग में निकल गई थी। तो वहाँ पहुँच गई अपनी फ्रेंड के 12 बजे। अब 1 साल बाद मिले हैं, अगर क्लोज़ फ्रेंड है तो बातें बहुत होती हैं। तो हम लोग बातें करने लगे। अब वही डिस्कशन, फिर कैसे पढ़ना है, क्या करना चाहिए, क्या एंड ऑल, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगे, क्या करना चाहिए, उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो ये सब हम बातों में बिल्कुल इंडल्ज हो गए।
वो बातें करते करते बज गया 2:30, तो मुझे लगा अब मुझे कैब कर लेनी चाहिए क्योंकि लेट हो जाऊंगी नहीं तो। और अच्छा, पहली बार आप कहीं ऐसे जा रहे हो, पहली से फियर है कि ऐसा होता है 1 मिनट लेट हो जाए तो जाने नहीं देते हैं, या इतना हैक्टिक होता है, ये होता है, और बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और वहाँ पे डांट भी देते हैं, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो थोड़ा बहुत आप जब फर्स्ट टाइम जा रहे हो, इतना सब सुना हो, तो एक रहता है कि नहीं भैया हम अपना टाइम से जाएं, ठीक है। तो तब मैंने की कैब। वो जो जूनियर का मेरे घर था वो काफ़ी इंटीरियर में था। अब वहाँ से कैब बुक नहीं हो रही। अब मैं उनको मोटिवेट करते करते अब टाइम आ गया था मुझे खुद मोटिवेट होने का, क्योंकि मैं लेट होगी तो क्या होगा, इतने सारे थॉट कर रहा। एक तो फ्रेंड से मिलने आई हूँ, ऊपर से घर वाले साथ में नहीं है, ऊपर से मैं अगर लेट हो गई बाई चांस अगर आज नहीं मिला, क्योंकि ऐसे आपको एंट्री स्लिप मिलती है ना, तो उसमें लिखा होता है कि अगर आपको अब भी नहीं, आपको वो ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एक होता है, उसे साइन करना होता है। तो उसमें कहता है आपको अभी नहीं मिला तो आपको 1 साल बाद आना पड़ेगा, 6 महीने बाद ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, तब आप लेने आएंगे, उससे पहले आप नहीं आ सकते। तो ये सब ये लगता है कि अरे यार अगर मेरा स्लॉट का टाइमिंग छूट गया तो क्या होगा, तो मैं घर वालों को क्या बोलूँगी कि क्यों लेट हो गई, फिर उनकी वो डांट सुननी पड़ेगी कि लो तब तो फ्रेंड क्या जाना ज़रूरी था, टाइम से नहीं जा सकती थी, ये वगैरह वगैरह। ऊपर से फिर मुझे 6 महीने वेट करना पड़ेगा, बाप रे। ये सारे थॉट्स बिल्कुल बम्बॉर्डेड हो गए मेरे ऊपर कि नहीं नहीं अब तो मुझे जल्दी से जल्दी निकलना है यहाँ से। तो वहाँ पे मैंने कैब की, एक की, उसने कैंसिल कर दी, दूसरी कैब की, फिर उसने कैंसिल कर दी। फिर मैंने अपने फ्रेंड से बोला कि तुम बुक करो, उसने बुक की, वो भी वेटिंग वेटिंग वेटिंग। तो मैं तो बहुत ज़्यादा डर ही चुकी थी कि अब, और टाइम हो गया था 2:40 टाइम हो गया था। ऊपर से दिल्ली का ट्रैफिक तो पता ही है, 15 मिनट का रास्ता दिखा था, लेकिन 15 मिनट के आपको जब एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता तो आपको डर लगता है। 15 के 30 आराम से हो सकता है, 15 का 30 मिनट, तो आपको कम से कम 30 मिनट्स का मार्जिन लेके चलना चाहिए। अरे और मेरे जो फ्रेंड्स थे जिनसे मैं कांटेक्ट में थी वो सब वहाँ पहुँच चुके थे। तो अब मेरे उनको मैं मोटिवेट कर रही थी, ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, अब मुझे पहुँचना है, टाइम से पहले ही पहुँचना है, नहीं तो कहीं नहीं जाने दिया तो ये चीज़ थी। अब फिर मैंने कहा देखो कैब का तो पता नहीं, अब नीचे आ जाओ। अब हम लोग रूम से निकले, हमने कहा रोड पे जाते हैं, रिक्शा मिलेगा, रिक्शा ले लेंगे, रिक्शे से चले जाएंगे, या ऑटो मिलेगा, ऑटो से चले जाएंगे। लेकिन अब कैब से तो हम, ये देखो बाल, अब कैब का तो हम वेट नहीं कर सकते हैं। तो अब फिर हम बाहर गए, रिक्शे वाले ऑब्वियसली वो एक साथ कहते 300, 5 मिनट की रास्ता थी, 5 या 10 मिनट की, ठीक है। तो उसके लिए वो 300, मैंने कहा भाई 300 तो कैब वाला 99 दिखा रहा था, हम ये रिक्शे वाले को 300 देंगे। अब मैंने कहा नहीं, फिर भी नहीं, वो तो करनी ही है कि नहीं 200 में जाएंगे, 250 में जाएंगे। फिर मैंने कहा 150 में, मैंने कहा 150 ज़्यादा मैं नहीं दूंगी। फिर 2 मिनट खड़े रहे। अब मेरी भी उम्मीद की किरण बस वही थी, वही एक रिक्शे वाला था जो मुझे वहाँ पहुँचा सकता था। तो अब मैंने फिर भी मैंने बोला कि नहीं मैं 300 नहीं दूंगी, 250 नहीं दूंगी। फिर उसने कहा चलो ठीक है। फिर उससे बोला कि अभी एग्ज़ाम है, उसका फॉर्म लेने जा रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, टाइम से पहुंचना है, तो प्लीज़ आप थोड़ा, हम स्टूडेंट हैं, हमसे इतने पैसे मत लीजिए। ये सब बातें जब मेरे फ्रेंड ने ये सब बोला तो फिर उन्होंने कहा ठीक है 150 में हो गया। 150 पे हमने वो रिक्शा डन किया और हम निकल गए NBE ऑफिस के लिए। अब NBE ऑफिस में वो चल रहा है धीरे धीरे, और यहाँ मेरी हार्ट बीट बिल्कुल बढ़ी जा रही है। मेरे को फ़ोन भी आ रहा है कि कहाँ रहेगी तू, हम तो पहुँच गए हैं। मेरे जो फ्रेंड्स थे वो कॉल कर रहे थे कि हम तो पहुँच गए, तू कहाँ रहेगी, और टाइम हो रहा है 3, अब तक टाइम हो चुका था 3:10, ठीक है, 3:10, 3:15, 3:20। अब ने कहा बस अब बस पहुंच जाऊं मैं। उन भाई साहब को भी, हमारे रिक्शे वाले भैया को भी एड्रेस पता नहीं था। अब रिक्शे वाले भैया को एड्रेस नहीं पता, तो एक पॉइंट था जहां तक हम पहुंचे। फिर हमने
फिर मेरी तो हालत हो ही गई थी कि भैया मुझे बस, एक तो अकेले, कोई साथ में होता है तो सपोर्ट रहता है, अकेले हो और बिल्कुल अननोन जगह प्लेस पे तो थोड़ा सा ऐसे डर लगा रहता है कि क्या होगा या कहीं लेट ना हो जाए। तो फिर पहुंची, फिर वहाँ पे रास्ता भूल गए, फिर रास्ता चेंज हुआ, चेंज तो फिर वहाँ पे मैंने कहा लोकल से पूछते हैं। फिर गूगल मैप दिखाया तो वो उसने क्या राउंड करके दिखा रहा था। फिर हमने देखा नहीं ये रास्ते इधर जा रहा है, तो इधर से ऐसे थोड़ा सा देखा कि हाँ अच्छा यहाँ से शायद मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि गूगल मैप ने तो रीरूट कर दिया था। हमने जैसे ही रॉन्ग डायरेक्शन पकड़ी, गूगल मैप ने रीरूट कर दिया, तो वो इतना फिर हमको ये कम से कम 10-15 मिनट ज़्यादा का दिखाया था। इतना वेट मैं कर नहीं सकती थी। तो फिर मैंने कहा नहीं, पहले ये रास्ता दिखा रहा था तो हमें इस पे चलना चाहिए। फिर हम उस पर, मैंने कहा भैया आप इस पर ले लो, चल दो इस पर। तो फिर उस पर चले तो फिर वो उसने रीरूट करके दिखा दिया कि 50, हाँ ये 50 सेकेंड या 1 मिनट ऐसे दिखा रहा है। फिर हम गए, फिर हमें फाइनली दिख गया NBE का ऑफिस। फिर NBE दिख गया, फिर हम वहाँ पहुँचे, वहाँ पे उतरे। अब हमारे रिक्शे वाले भैया के पास पेटीएम नहीं था और मेरे पास कैश नहीं था। उनके पास पेटीएम नहीं है, मेरे पास कैश नहीं है। फिर मैंने वहाँ मांगना चालू किया भीख कि भैया 150 रुपये हैं, दे दीजिए, मैं आपको पेटीएम कर दूँगी। मैंने 1 को पूछा, 2 को पूछा, 3 को पूछा, किसी को नहीं था। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया। अच्छा अंदर जैमर लगा होता है, आप अगर वेटिंग एरिया में भी हो तो जैमर लगा होता है, आप वहाँ अंदर जाके कांटेक्ट नहीं कर सकते। मैंने उसको मैसेज किया तो उसका कॉलिंग जा रहा था, मैसेज कॉल हुई नहीं। एक फ्रेंड को मैसेज किया तो वो मुझसे भी ज़्यादा महान था, वो तो ट्रैफिक में फंसा हुआ था और वो कैब से आ रहा था और उसको 15-20 मिनट लगने थे और उसका जो स्लॉट टाइम था वो मेरे टाइमिंग से पहले था। मेरा था 4:30, उसका था 3:30। तो मैंने कहा, और वो मुझे कॉल कर रहा है कि यार तू जहाँ पहुँच गई मुझे लोकेशन सेंड कर। तो उससे मैं पैसे की उम्मीद या उसके आने पे मैं पैसे मांगने की उम्मीद तो नहीं कर सकती थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने जितने भी, मेरे पास 10-10 के ऐसे नोट है, फिर उन्होंने, भैया ने खुद ही बोला कि कुछ भी है 50-60 देख लो वो ही दे दो। तो मैंने ढूंढा, फिर मैंने पहले तो भीख मांगी सबसे कि दे दो दे दो दे दो, मिला नहीं। फिर मैंने उनसे फिर मैंने अपने में बैग में देखा, 10-10 के जोड़ जोड़ के मेरे पास 50 रुपये हो गए थे। 50 रुपये के बचे थे अब 100। तो फिर क्या हुआ, 100 बचे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है आप 70 दे दो। तो फिर 50 दिए, उसके बाद प्लस 70 मैंने उनको पेटीएम, उन्होंने किसी अपने दोस्त का नंबर मंगवाया, फिर मैंने उस पर पेटीएम किए। कुछ टफ नहीं होता है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसे स्यापे छोटे मोटे होते ही रहते हैं। तो ये इस तरीके से फिर मैं NBE ऑफिस पहुंची। NBE ऑफिस, फिर अंदर, फिर देखा वेटिंग एरिया, फिर बाहर एंट्री करनी होती, तो बाहर हमने एंट्री की। ऑफिस के अंदर पहुंची, वहाँ पे वेटिंग एरिया था, वेटिंग एरिया में वेट किया। फिर सारे फ्रेंड्स मिल गए, हमने सबने बातें की, हाँ ये फॉर्म है, ये डॉक्यूमेंट्स रख लिया एंड सो डॉक्यूमेंट्स मिल गए। फिर हमारा टाइम आया, हम अंदर गए। फिर वहाँ पे क्या होता है, अंदर जाने से पहले फ़ोन स्विच ऑफ कर दो, तो हमने फ़ोन स्विच ऑफ किया। फिर ये स्टेशन ABS लिखा होता है, स्टेशन पे जाओ, पहले बायोमेट्रिक होगा आपका, बायोमेट्रिक होगा पहला स्टेप, ये होता है अंदर जाने के बाद कि बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक होने के बाद ही फिर आपको जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो मिल जाता है। फिर दूसरे स्टेशन पे जब आप जाओगे तो आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो प्रिंट आउट करके दे देंगे, लेकिन उस पर जब तक साइन वाइन का प्रोसेस नहीं, जस्ट अ पासिंग सर्टिफिकेट। आपकी प्रेजेंट टाइम की फ़ोटो, लाइक 3 फ़ोटोज़ होती है, तीनों में बहुत इतने ख़राब लग रहे होते हैं कि आप आधार कार्ड पे क्या ही ख़राब लगेंगे, इतने ख़राब लग रहे होते हैं। चलो फिर वो हो गया, फ़िलहाल हमें पासिंग सर्टिफिकेट मिल गया। फिर हमको वेट करना होता है हमें डॉक्यूमेंटेशन चेक कराने के लिए। नहीं कहते, सबने सुना होगा कि आधार कार्ड होना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वैसे रखना तो सबको ज़रूरी है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट रख लो तो बेस्ट है, ताकि आपको वहाँ पे, अब पता नहीं ना कब कौन कैसा पर्सन मिल जाए, कोई वो कि ज़्यादा ही देखने वाला है तो अलग बात है। मेरे में ऐसा नहीं हुआ था। तो मेरे में क्या हुआ था कि उन्होंने बस मुझसे पूछा कि
ये मेडिकल की डिग्री देखी, जो हमारे ओरिजिनल है वो देखी। उसके बाद हमको मुझसे बस पूछा कि आधार कार्ड है। मैंने कहा हाँ है, दिखाने वाली थी, तब तक उन्होंने कहा नहीं नहीं बस मुझे पूछना है। उन्होंने टिक मार दिया आधार कार्ड का भी। उसके बाद फिर उन्होंने ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म था वो लिया, हो गया प्रोसेस बस। फिर उन्होंने ये किस ईयर में पास हुए, उन्होंने साइन किया, मेरे साइन लिए कि मैंने रिसीव कर लिया है, मैं पर्सनली उसके साइन लिए। वहाँ बैठे, फिर हमें वेट करना था, वो भी ज़्यादा देर नहीं, 10-15 मिनट का वेट था। फिर वो इस वेटिंग में फिर हमने वहाँ पे कॉफ़ी रहती है बच्चों के लिए, कॉफ़ी, ब्रेड पकौड़ा, पानी, कॉफ़ी कितनी भी आप ब्लैक कॉफ़ी पियो, कैपेचिनो पियो, अमेरिकानो पियो, लाटे पियो, कुछ भी पियो, मतलब वहाँ पे एक रहेगा आपको कॉफ़ी बना के देगा जो भी आप चाहोगे। तो हमने कॉफ़ी पी, पानी पिया, ब्रेड पकौड़ा, तो उनका वो बस नहीं खाया फ़िलहाल हमने, सिर्फ हमने कॉफ़ी पी। फिर हमारा डॉक्यूमेंटेशन हुआ, फिर हमने अपना पासिंग जो फाइनल स्टैंपिंग थी वो हो गई। फाइनल स्टैंपिंग के बाद फिर हम फाइनली वहाँ से निकल आए बाहर। फिर हमें अब ये लग रहा था हाँ फाइनली हमको पासिंग सर्टिफिकेट अब मिल गया है। तो ये था। इसके बाद ये हो गया तो हमारा प्रोसेस, तो मुझे अपना प्रोसेस इतना हैक्टिक नहीं लगा। वो बस रिक्शे वाले भैया अगर वो कैब टाइम से हो जाती बस, वो तो फिर मेरा पर्सनल था। लेकिन हाँ ऑफिस में जाके कोई ऐसा इशू कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से बहुत सिंपल तरीके से हमारा प्रोसेस हो गया, हमें पासिंग सर्टिफिकेट मिल गया। फिर उसके बाद रही फीलिंग्स की बात कि कैसा लगता है। तो वहाँ पे देखो कज़ान में मतलब आपकी यूनिवर्सिटी में आपको किसी से कितनी बात होती है या नहीं होती या कुछ भी होता, वहाँ जब जाते हैं सब एक दूसरे से प्यार से बात करते, यही सबके अंदर ये फीलिंग होती है हम जो अभी मिल रहे हैं ये दोबारा मिलना नहीं होगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी के लोग गेट टुगेदर जो अननोन तो क्या मीन्स नोन फेसेस तो सारे होते हैं, जो पूरे नोन फेसेस जो मिलते हैं वो जो फीलिंग होती है ना, लाइक वाओ हाँ फाइनली दिस इज़ इट, इसके बाद अब कभी गेट टुगेदर रीयूनियन नहीं होने वाला। तो वो फीलिंग बहुत ऑसम थी। सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है, सब एक दूसरे से बात करते हैं, फ़ोटो क्लिक कराते हैं, मेमोरीज़ कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, तो वो पॉइंट बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है और कुछ ऐसा फील आता है येस आई डिड इट सम। तो बस अच्छा था। तो यही मेरा एक्सपीरियंस था, मुझे तो बहुत मतलब अच्छा फील हुआ था, खुश थी। जिनके साथ मैं कंटिन्यूटी में पढ़ी हूँ या कांस्टेंट थी वो लोग से मिलना नहीं हुआ था मेरा, तो क्योंकि ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था, तो वो लोग पहले पास आउट हो गए थे, मैं बाद में हुई, तो सेकंड अटैम्प्ट में हुई। तो वो लेकिन हाँ फिर भी मेरी यूनिवर्सिटी के लोग आए थे, तो बहुत अच्छा लगा उन लोगों से भी मिल के। तो आप लोग भी जब इमेजिन कीजिए कि जब आप जाएंगे पास आउट होके वो पासिंग सर्टिफिकेट लेने, वो जो सोचा है कि हाँ हम भी जाएंगे एनबी पासिंग सर्टिफिकेट लेने, वो फीलिंग कैसी होगी, वो बहुत वाव होगा। तो वो सोच के अलग ही पढ़ने के लिए एक मोटिवेशन आएगा। तो दिस इट ओके, यही थी मेरी कहानी एनबीए की। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो, मीन्स कहानी क्या है मतलब ये मेरा रियल एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा, थोड़ा इंटरेस्टिंग या तो कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप इसको कमेंट को लाइक कीजिए। और अगर कुछ कमेंट या कुछ भी आपको लग रहा है ये कहना चाहिए हाँ ऐसा, या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो, या आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी हो कि लगा हो हाँ यार मेरे साथ भी ऐसा हो गया था, या हाँ मेरे साथ भी ऑटो वाले भैया के साथ जब एग्ज़ाम देने जा रहा था तो ये हो गया था, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और आपकी स्टोरी अगर कुछ बहुत हैपनिंग सी हुई तो मैं उसको नेक्स्ट स्टोरी टेलर में आपके नाम के साथ और आपको रिप्रेजेंट करते हुए वो स्टोरी मैं बताऊंगी अपने यूट्यूब चैनल पे। चलिए ओके बाय, ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।